और ये बिहार के बाद आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं, जहां तनख्वाह को लेकर आग लगाई गई और अब एक्शन शुरू हुआ। सैलरी पर संग्राम के पीछे साजिश का खुलासा हुआ है कि इसके पीछे गहरी साजिश और षड्यंत्र था। ये जो आग लगाई गई, सड़कों पर निकलकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां फूंक डाली गई, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा था। ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके किया गया। योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू किया। देखिए, सब चेहरा बंद किए हुए थे, नकाबपोश आप देख रहे हैं। ये सब नकाबपोश चेहरा छिपाए हुए थे क्योंकि इनकी पहचान ना हो। ये पत्थर चला रहे थे, ये आग लगा रहे थे, लेकिन चेहरा ढक रखा था। पुलिस ने सबको चिन्हित कर लिया है, सबकी पहचान शुरू कर दी है। कौन कौन उग्र हिंसा में शामिल था, कौन आग लगा रहा था, कौन गाड़ियां फूंक रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, सबकी पहचान हो रही। देखिए जरा, सबने रुमाल बांधा हुआ है, चेहरा छिपाया हुआ है। पुलिस इस उग्र प्रदर्शन के बाद सीसीटीवी निकाला है। उस कंपनी में जिसमें घुसे लोग और तोड़फोड़ की है, उसका सीसीटीवी मिल गया। तस्वीरें सीसीटीवी में है, सबकी पहचान की जा रही है। तोड़फोड़ करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसने कानून को हाथ में लिया उसे पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक आम मजदूर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो आग नहीं लगाता है। एक ये तस्वीर आई है, देखिए, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। इन लोगों की पहचान की जा रही है। अब गिरफ्तारियां शुरू हुई। पुलिस ने चिन्हित करके गिरफ्तारियां शुरू की हैं, जो जो कैमरे में दिखाई दिया। नेता था, अरे मैं नहीं लेकर जा रही है। सैलरी को लेकर दिल्ली के पास जो कोहराम मचा है, उस पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या सैलरी के नाम पर संग्राम के पीछे साजिश थी? क्या मजदूरों की आड़ में उपद्रवियों ने हंगामा किया और नोएडा की सड़क और फैक्ट्रियों में उत्पात मचाने लगे? हर कोई मानता है कि कामगारों की सैलरी बढ़ना चाहिए, उन्हें सुविधाएं और सहूलियत मिले और जायज मांगों पर उन्हें आवाज उठाने और प्रदर्शन का भी हक है। लेकिन जो श्रमिक अपनी मेहनत के लिए कल पुर्जे से कार बनाता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कल कारखानों में घंटों पसीने बहाता है, क्या वो अपनी मांग के लिए आग लगा सकता है? आम लोगों और पुलिस का खून बहा सकता है? पुलिस को भी सुराग मिल गया है कि श्रमिकों को ढाल बनाकर कुछ लोगों ने हिंसा को हवा दी और नोएडा में माहौल खराब करने की साजिश रची। सवाल यह है कि सैलरी बढ़ानी थी तो अपनी मांग रखी जा सकती थी, प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन आग लगाना कहां तक जायज था? दूसरी चीज, पुलिस की नजर सब पर थी। बाकायदा कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही थी। इस हिंसा के बाद पुलिस ने मीटिंग की है, डीजीपी और एडीजी वो आप देख रहे हैं, जिन्होंने बैठक की और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई धड़ाधड़। मांग तो मानी गई, लेकिन हिंसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है 300-350 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली से सटे नोएडा में सैलरी को लेकर बवाल और कोहराम मचा। इसके पीछे बड़ी और एक सोची समझी साजिश की बात सामने आई। पुलिस को साजिश से जुड़े कई अहम वीडियो और डिजिटल सुराग मिले।
चेहरा ढककर कई युवक नोएडा में उपद्रव और आगजनी करते दिखाई दिए। कुछ नकाबपोशों ने श्रमिकों की भीड़ को ढाल बनाकर हिंसा को हवा दी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाई और लोगों को एकजुट किया। पुलिस को जांच में ऐसे कई वीडियो और व्हाट्सएप चैट मिले जिसमें कहा गया है कि सबको लाठी डंडे लेकर आना है और पुलिस पर हमला करना है। एक उपद्रवी ने तो लाठी डंडों के साथ मिर्ची पाउडर रखने को भी कहा था। 50 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हैंडल बनाए गए जिनका मकसद ही श्रमिकों को भड़काना और नोएडा में हिंसा फैलाना था। इन सबूतों के आधार पर योगी की पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड को खंगाल रही है, ढूंढ रही है। इस मामले में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और 7 एफआईआर दर्ज हुई। डीजीपी लखनऊ कंट्रोल रूम में से नोएडा के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा पथराव और आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। नोएडा के अलग अलग 36 सेक्टरों में आरएएफ समेत भारी पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो पुलिस की साइबर यूनिट सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और अफवाह फैलाने या हिंसा की साजिश रचने वालों पर शिकंजा कस रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नोएडा के कमिश्नर क्या कह रहे हैं और डीजीपी क्या कह रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जांच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। तो कल बवाल हुआ, आज भी आशंका और अंदेशा पुलिस को था, इसलिए पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। चप्पे चप्पे पर तैनात थी, आरएएफ तैनात की गई थी, कई और पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ था। लेकिन नोएडा में आज देखिए क्या तस्वीर सामने आई। नोएडा में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा जो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस को लगा प्रदर्शन उग्र ना हो जाए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस बाकायदा समझा रही थी क्या आपको नहीं करना है, आपकी मांगे मानी जा रही है। और चाहे अगर कोई बात ऐसी होगी है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक FIR पंजीकृत करेंगे और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टाइम के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो तुम्हारी वाजिब मांगे हैं उस पर काम चल रहा है शासन प्रशासन का। अगर आपको काम करना हो तो आप इन करके आराम से काम करने जाओ, अगर आपका काम नहीं करना है आज की तो आप छुट्टी ले लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन सड़क में कोई उदंडता अभद्रता अगर करोगे तो कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे। पुलिस लोगों को समझा रही थी, दूसरी तरफ कुछ और कंपनी के बाहर श्रमिक प्रदर्शन कर रहे थे, यहां भी पुलिस मौजूद थी।
यहां भी पुलिस मौजूद थी। पुलिस बाकायदा एलानिया के जरिए लोगों को समझा रही थी। बताइए अपने अलावा जो आपकी इंटरनल मांगे हैं वो ये समय नहीं है उन्हें उठाने का। अगर वो आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम एचआर के साथ बैठकर उस चीज का समाधान करवाएंगे। शांति बनाए रखें, अगर अशांति करेंगे तो वो ठीक नहीं है, आपके भी हित में नहीं है, वैसे भी हित में नहीं। इसके अलावा जो आपकी अब इस पूरे हिंसा और बवाल पर सियासत भी शुरू हो गई। सियासतदान भी सवाल उठाने लगे। अखिलेश यादव ने कहा सीएम मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल प्रचार करने गई थी पुलिस या वनस्पति खोज रही थी? अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो इस गद्दी से उतर कर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा जो लोग जाति और परिवार के नाम पर समाज को बांटते हैं वो कभी विकास नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने माफिया और दंगों को बढ़ावा दिया उनसे विकास और रोजगार की उम्मीद करना एक सपना है। राहुल गांधी ने कहा नोएडा की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ है वो इस देश के मजदूरों की आखिरी चीख थी। जब तक वेतन इस रफ्तार को पकड़ पाता तब तक ये बेकाबू महंगाई उसका दम घोट देती है और उसे कर्ज के गहरे दलदल में डुबो देती है। मंत्री ने कहा नंदगोपाल नंदी ने कहा सपा और कांग्रेस के अराजक गुंडों ने प्रदर्शन की आड़ में शांति और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रची, लेकिन असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 पीढ़ियां अपराध का नाम सुनकर कांप उठेंगी। चंद्रशेखर रावण ने कहा मजदूरों का यह आक्रोश कोई अचानक नहीं हुआ, सालों से चले आ रहे शोषण, कम वेतन और लगातार अनसुनी की गई आवाजों से विस्फोट हुआ है। रोटी, सम्मान, अधिकार ये भीख नहीं मेहनत कश का हक है। अनिल राजभर कह रहे हैं सरकार मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद पहुंच चुका है, हम बाकी और शांतिपूर्ण समाधान निकालने में सक्षम हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम है, 12,000 रुपए सम्मानजनक मजदूरी नहीं है, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता है। वो कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा बवाल में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं भी मांग करता हूं कि मजदूरी बढ़े। सुनिए जरा इस हंगामे पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। नोएडा में बड़े पैमाने पे अन्याय होने जा रहा है मजदूरों के खिलाफ। अगर अन्याय मजदूरों पर होगा और व्हाट्सएप पे क्या चला है तो धीरे धीरे ये सरकार अगर जन भावना को दबाएगी तो वो कहीं तो अपनी बात रखेंगे। बांटने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आप लाठियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस चलवा रहे हैं, ये अत्याचार है, अन्याय। ये केवल और केवल भाजपा के समय में पूरी तरीके से आम आदमी, गरीब आदमी, दलित समाज जो अम्बेडकर जी के अनुयायी है, जो उनके जो पूरा प्रदेश देश चल रहा है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। कल तक हमारा जो श्रमिक बहुत शांति से अपना काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान कर रहा था, अचानक ये घटना कैसे घटी? उस पर फिर 2 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना मेरठ और नोएडा से, और उनका संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से होना। हर बिंदु पर हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। अपनी निकम्मापन को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए हर बात पर पाकिस्तान, हर बात पर मुसलमान। भाई आप कह रहे हो कि हमको हमारी तनख्वाह सैलरी बढ़ाई जाए और सरकार ने 3,000 रुपए से ज्यादा बढ़ाया एक पहली बार में, तो सरकार क्या करे? एक आदमी तो है नहीं कि इकट्ठा है उसको दे दे, सबकी सैलरी बढ़नी है उसी के आधार पे ना। राइट, अब आपको बताऊं कि जिला अधिकारी ने बाकायदा वर्कर्स के साथ बैठक की, वो तस्वीर है। डीएम ने श्रमिकों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की, उनकी मांग क्या है वो मांग सुनी। हमारे सहयोगी अंकित नोएडा में थे, श्रमिकों के घर तक पहुंचे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए, वो घर जाकर क्या बातचीत कर रहे हैं और श्रमिक किस हाल में, किस स्थिति में रहता है। यहां पर वो वर्ग रहता है जिस वर्ग का जरूरत सबको है, लेकिन उस वर्ग के लिए सोचने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। घरों के बाहर ये चूल्हे जो हैं ये नए नए हैं। ये चूल्हे इसलिए हैं क्योंकि गैस इतनी महंगी है कि पहुंच से बाहर है।
यहीं पर खाना बनाना है, यहीं पर सोना भी है, यहीं पर बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाई भी करनी है। यहाँ पर सब ये कपड़े रखे हुए। हस्बैंड हमारे बीमार रहते, वो अभी कभी कर लिया नहीं किया, उनके तो कोई ना के बराबर है। जो कुछ जिम्मेदारी डिफेंड करती है हम पे करती है। तो ये बताइए कि खर्चा कैसे चलता है घर का? भैया ऐसा है, कभी कर्ज ले लिया, कभी किसी से उधार ले लिया। पूरा दिन आप करीब काम करती हैं, दिन में 1-1.5 घंटे के लिए वापस आती हैं? क्योंकि छोटी सी बच्ची है इसलिए आना पड़ता है हमें। छुट्टी मिलती नहीं है, कभी हर कंपनी में छुट्टी है, संडे की शनिवार की छुट्टी नहीं देते हैं। पैसे वही 8,000 9,000 तो वही 10,000 कुछ रुपए आते हैं छुट्टी जी। 30 ड्यूटी कर लो, महीना बिना छुट्टी के। चटनी से रोटी खाते हैं, सब्जी भी नसीब नहीं होती है। गैस इतनी महंगी है, पैसा है ना इतना, बच्चे पाले अपने कैसे पालें, दवाई गोली करवा दें इनकी। सिर्फ इस बात को पता लगाने की आवश्यकता है कि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या इनका जीवन बेहतर किया जा सकता है थोड़ा सा भी? क्योंकि अगर शायद ये किया जा सके तो पुलिस को उन साजिशकर्ताओं की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और आइए उसके बाद सरकार ने सुनी और उसके बाद इन श्रमिकों की तनख्वाह में इजाफा किया गया है। नियम के तहत अब क्या तनख्वाह होगी जो यहां यूपी में नोएडा में काम करते हैं। पहले देखिए जरा, पहले जो अकुशल थे उनको 11,313 मिलते थे। अब बढ़ने के बाद यूपी में हो जाएंगे 13,690। ये भी अलग अलग उसमें होंगे, जो जहां नगर निगम है, जो दूसरे जिले उनमें कम हो सकता है। 13,690 अब होगी। और जो दूसरे अन्य जिले वहां सैलरी 12,356 होगी। जो अर्ध कुशल लोग हैं उनकी अभी तक थी 12,445, अब हो जाएगी 15,050। और दूसरे जो यूपी के जिले वहां 13,591 होगी। ये बड़े जिलों की बात हो रही। जो स्किल्ड कुशल जो श्रमिक हैं उनकी अभी तक तनख्वाह थी 13,940, बढ़कर हो जाएगी 16,868। और दूसरे जिले यूपी के हैं उनमें होगी 15,224। आइए अब आपको सुनाता हूं ये फैसला लिया गया, डीएम क्या कह रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी लेबर के क्या कह रहे हैं। इनको भी बढ़ाया गया है और इसके संदर्भ में अच्छा खासा वेतन बढ़ाया गया है। एम काम किया जाएगा, उसमें डबल पेमेंट होगी, साप्ताहिक अवकाश होगा। अगर साप्ताहिक अवकाश पे भी काम किया जाता है उसमें भी डबल पेमेंट होगी। जो भी खाते में पेमेंट है, जो भी वेतन है 10 तारीख के पहले माह में जो है खाते में पहुंचेगा। साथ में वेतन पर्ची भी दी जाएगी। इस तरह की कई सारी चीज़ें, जैसे कि यौन उत्पीड़न के लिए जो समस्त जो कमेटियाँ हैं वो गठित कर दी गई हैं एंड उसमें महिलाएं उनकी अध्यक्षता करेंगी। इन सबको सभी इंडस्ट्रीज को भी विस्तृत रूप से इन सभी निर्देशों को चस्पा करने के लिए भी कहा गया है नोटिस बोर्ड पे। गुड़गांव के कंपैरिजन में नोएडा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है, इसलिए नोएडा में उससे वहाँ पे 35% वृद्धि किया है, यहाँ पे 21% किए हैं। और इसके साथ साथ पहले यूनिफॉर्म रेट होता था पूरा प्रदेश में, एक ही रेट था मिनिमम वेज का, अभी इसका 3 डिफरेंशियल वेजेस कर दिए हैं, रेट्स कर दिए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान पर। अब ये जंग क्या समंदर में होने जा रही है। हॉर्मूज में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत व्यस्त थे, आज एक कार्यक्रम में थे पत्नी मेलानिया के साथ। दूसरी तरफ हॉर्मूज में समंदर में देखिए वॉरशिप उतार दी है अमेरिका ने और दावा है 16 युद्धपोत विध्वंसक डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने उतार दिए और पूरे समंदर की घेराबंदी शुरू कर दी। और इससे पहले माइंस हटाने के लिए अमेरिका ने 2 डिस्ट्रॉयर भेजे थे, यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी अमेरिका ने समंदर में उतार दिया। और जो ईरान ने माइंस बिछाई हैं उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी इनकी है। अब देखिए जरा अमेरिका नाकेबंदी कैसे करने जा रहा है, क्या है अमेरिका का प्लान, कौन कौन से वॉरशिप उतारे हैं। सबसे पहले देखिए हॉर्मूज से पहले यहां पर अमेरिका ने उतारा है यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी यहां उतारा है क्योंकि यहीं पर माइंस है और माइंस को खत्म करना है। उसके और आगे बढ़ेंगे फारस की खाड़ी, यहां अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन उतार दिया है। ओमान की खाड़ी में देखिए अमेरिका ने क्रूज मिसाइल युद्धपोत उतारा है।
उसके बाद अरब सागर में पहले से यूएसएस त्रिपोली मौजूद है। F-35B लड़ाकू विमान इस यूएसएस त्रिपोली पर है। खार्क द्वीप में जहां पर सबसे ज्यादा तेल गैस ईरान का है, वहां मरीन कमांडोज रख रखे हैं। इस तरह से देखिए जरा, यहां घेराबंदी की है अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी इस समंदर में, यानी किसी और का भी कोई युद्धपोत नहीं जाने पाएगा। आइए अब आपको बताऊं कि ऑयल वेसल और गैस वेसल नहीं जा सकेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये युद्धपोत उतारे हैं, यानी जो अटैक भी कर सकते हैं जिन जहाजों को नहीं जाने देगा अमेरिका। और देखिए इस बीच ईरान की एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया है। पायरेट्स ऑफ द हॉर्मूज, ये फिल्म आई थी पायरेट्स, ट्रंप की तस्वीर लगा दी है और उन्हें हॉर्मूज का पायरेट बता दिया है। जिम्बाब्वे में ईरानी एम्बेसी ने मजाक उड़ाया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा ट्रंप ने क्या क्या उतार दिया है जंग के मैदान में, समंदर के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हॉर्मूज में अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार तैनात किए हैं। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज की घेराबंदी कर दी है। यह है F-35B लड़ाकू विमान। यह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की ताकत रखता है। 1200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है और इसकी कीमत 940 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसे उतार दिया है। इसके अलावा यह है यूएसएस अब्राहम लिंकन। हॉर्मूज के पास कैरियर स्ट्राइक यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके साथ 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है। यह एक चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करता है। यह लगभग 6000 से 7000 सैनिक ले जा सकता है और इसकी कीमत 50,000 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली अमेरिकी नौसेना का आधुनिक जहाज है। 45,000 टन से अधिक वजनी है। इसमें 3500 मरीन सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा यह है यूएसएस बॉक्सर, अमेरिकी नौसेना का ताकतवर हमलावर जहाज है। यह एक चलते फिरते छोटे एयरबेस की तरह काम करता है। F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जा सकता है। इसके अलावा यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए इसे तैनात किया गया है। यह दुनिया के आधुनिक रडार को चकमा दे सकता है। यूएसएस माइकल मर्फी, यह सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। ईरान की छोटी नावों और ड्रोन के खतरों से निपटने में सक्षम है। यह है MV-22। यह अमेरिका का मल्टी मिशन सैन्य विमान है। यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 24 सैनिकों को ले जा सकता है और साथ ही साथ 4700 मरीन कमांडो तैनात किए हैं जो द्वीपों और तटीय इलाकों को खाली करवा सकते हैं। खार्क द्वीप पर तेल टर्मिनल पर कब्जा करने में मदद कर सकते हैं अगर ईरान नहीं माना। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अभी हमने नाकाबंदी कर रखी है। वो कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये देखना पसंद नहीं था कि अगर वो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हो तो उनकी नावें बाहर निकलें, लेकिन अगर वो कारोबार नहीं कर रहे होते तो कोई नाव बाहर नहीं निकलती। तो अब वो ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर पा रहा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे बहुत आसानी से। ये मत भूलिए कि उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके हथियार खत्म हो चुके हैं, उनके रडार खत्म हो चुके हैं और उनके नेता भी जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका ने 16 युद्धपोत उतार दिए तो ईरान ने भी बड़ी तैयारी कर ली। ईरान ने सुइसाइड बोट्स तैनात कर दिए हैं समंदर में। हॉर्मूज में ईरान के खतरनाक हमलावर बोट तैनात हैं। ऐसे 1500 से ज्यादा बोट्स यहां तैनात किए गए हैं जो झुंड में दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। ईरान की ये बोट आकार में छोटी हैं
लेकिन समंदर में बड़े जंगी जहाजों को काल बना सकती हैं। इसकी लागत भी बहुत कम होती है। ईरान की IRGC इसकी देखरेख करती है। इनकी ताकत, इसकी बिजली जैसी फुर्ती है। ईरान के पास अलग अलग श्रेणियों की घातक नावें, ये दूर से ही दुश्मन के टैंकरों को उड़ा सकती हैं। ये हल्की एंटी शिप मिसाइलों से लैस होती हैं। ये नावें हिट एंड रन मिशन के लिए माहिर होती हैं। ये रडार की नजर से बचने में सक्षम है। सुइसाइड ड्रोन बोट्स कामिकाजे ड्रोन की तरह दुश्मन पर हमला करती हैं। अकेले एक नाव अमेरिकी युद्धपोत का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान इनका इस्तेमाल झुंड में करता है, जिसमें दर्जनों नावें एक बड़े जहाज को घेर लेती हैं। इससे जहाज का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। दोस्त और दुश्मन की नाव पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही घातक बारूदी सुरंगें भी ईरान ने तैयार कर रखी हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब क्या कह रहे हैं। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको एक वेपन बना दिया है, वो एज ए वेपन यूज कर रहा है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो वो इस वेपन को समझता है, तो इसीलिए उसने इसको काउंटर करने के लिए ये ब्लॉकेड लगाया है। मगर उनको ये उनके जिसे कहते हैं कि ख्याल में नहीं आ रहा कि ऐसे काम करने से जो दूसरे देश हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक एनर्जी का क्राइसिस बनता है। देखो, सारी दुनिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए या ना खुले, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। रिफाइनरीज बर्बाद हो गई हैं, पाइपलाइंस बर्बाद हो गई हैं, पोर्ट्स जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, स्टोरेज डिपोज बर्बाद हो गए हैं। उन सबको रिपेयर करने के, दोबारा चालू करने के लिए कई महीने या साल लग सकते हैं। ऐसे में भारत के अलावा पूरी दुनिया को नुकसान होगा। जो तनाव है वो सिर्फ हॉर्मुज नहीं, ईरान, अमेरिका, इजराइल नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सब वो प्रेशर, वो दबाव महसूस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया का नया विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर, जिससे मिसाइल दागी गई। दूसरी तरफ देखिए, जिनपिंग पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से शी जिनपिंग ने मुलाकात की है। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव पहुंचे हैं चीन। आखिर क्या हो रहा है, बड़ा सवाल यह है, क्योंकि सबकी नजरें और निगाहें ईरान और अमेरिका जंग पर है। लेकिन हॉर्मुज की नाकेबंदी ट्रंप कर रहे हैं, उस पर देखिए दुनिया क्या कह रही है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी पर वार्निंग दी है। ईरान को टोल देने वाले देशों को पकड़ा जाएगा। हॉर्मुज के लिए दुनिया के साथ आने की अपील की है। ईरान ने कहा, हॉर्मुज नाकेबंदी पर ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया। ईरान ने अमेरिका को इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी। हॉर्मुज पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है, इससे मिडिल ईस्ट में भी कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। हॉर्मुज में नाकेबंदी पर ईरान ने भारत को गारंटी दी है कि भारतीय जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहेगी। नाकेबंदी के बीच भारत के जहाज हॉर्मुज से गुजरे। भारत से इसे यूएई भेजा जा रहा था उस वक्त। चीन ने अमेरिकी नाकेबंदी को खतरनाक बताया है। चीन ने कहा, इससे सीजफायर समझौते पर असर पड़ेगा। नाकेबंदी के बावजूद चीन के जहाज हॉर्मुज से गुजरे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दुनिया के नेता। हम किसी देश को, दुनिया को ब्लैकमेल या उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलने नहीं दे सकते, क्योंकि वो यही कर रहे हैं। वो सच में दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और आप जानते हैं, सबसे कमाल की बात यह है कि हम क्या, आप यकीन कर सकते हैं, हम उस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते। हमें उस जल डमरू मध्य की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना तेल और गैस है, हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा। हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मूलभूत परिस्थितियां निर्मित की जा सकती हैं। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे संघर्ष विराम का पालन करें, संवाद और वार्ताओं से कोई समाधान निकालें, तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं,
ताकि जल्द से जल्द स्टेट में सामान्य हालात बन सके। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ स्ट्रेट को निर्बाध और खुला रखना अत्यंत आवश्यक है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून द्वारा अनिवार्य है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी तनावपूर्ण स्थिति में है। हालात को शांत करने और स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए स्टेट और हॉर्मुज़ को फिर से खोलने की दिशा में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। तनाव को कम करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया बिना किसी तनाव के आगे बढ़ती रहेगी। ये बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के उस नासूर पर भी लागू होती है जिसका ईरान द्वारा शर्मनाक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी बहुत से नेताओं से बातचीत हुई, उन सभी का मानना है कि समुद्री मार्ग में आवागमन बिल्कुल स्वतंत्रता से होना चाहिए और इसे हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए। कोई शर्त नहीं, कोई शुल्क नहीं, और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने के लिए ईरान के प्रयास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ये बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यूरोपीय संघ ऐसे किसी भी इंतजाम को लगातार अस्वीकार करता रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस जल डमरू मध्य से होकर गुजरने के स्वतंत्र और सुरक्षित मार्ग को सीमित करने का नियम बनाता हो। EU will continue to reject. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अच्छी खबर है जो घूमने के शौकीन है उनके लिए। दिल्ली के करीब आया देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी का रोड शो हो रहा था। जिस हाईटेक एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी ने आज उद्घाटन किया वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बेहद खास है। ये 212 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का है। इसे बनाने में करीब 12,000 करोड़ रुपए लगे। इससे दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसमें करीब 11 किलोमीटर लंबा वाइल्ड अंडरपास तैयार किया गया है और वहीं इसके ऊपर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। मतलब यह कि ऊपर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी और नीचे जानवरों को कोई रुकावट नहीं होगी। कॉरिडोर की औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है ताकि हाथी भी आराम से इसके नीचे से गुजर सके। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए 14 रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। पूरे कॉरिडोर में 7 इंटरचेंज डिजाइन किए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे में 18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है जिससे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक सीधे ऊपर से गुजर सके। इसके अलावा पूरे रूट में 19 बड़े अंडरपास और 4 मेजर ब्रिज बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा।